तो विस्थापन अभिक्रिया होती क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम विस्थापन अभिक्रिया को लेते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो हम इसे विस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं और हमारा इसका दूसरा नाम प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी होता है। और इंग्लिश के तौर पर हम इसे बोलेंगे तो डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो बात करते हैं, इससे पहले हमने आपको कॉम्बिनेशन डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन सिखाई थी। उसके बाद हमारा पार्ट 3 आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की सबसे पहले डेफिनेशन के तौर पर लेंगे तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो इस प्रकार रिएक्शन में क्या है, विस्थापन अभिक्रिया में कि जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटाकर उसके स्थान पर स्वयं जुड़ जाता है। जब इस प्रकार की प्रक्रिया में स्वयं जुड़ जाता है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है। तो इसी प्रकार हमारे अब विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, तो देखेंगे कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताएंगे कि आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर कि आयरन की अधिक क्षमता होती है और कॉपर सल्फेट विलयन की सांद्रता कम होती है। तो इसी कारण जो अधिक क्रियाशील वाला है वो कम क्रियाशील वाले को उसके स्थान से हटाकर उसके स्थान पर स्वयं जुड़ जाता है। तो देखिए इसी प्रकार Fe आयरन का प्रतीक क्या होता है Fe प्लस, कॉपर सल्फेट क्या होता है CuSO4। सल्फेट हमेशा किसी के भी साथ लगाएं तो हमेशा SO4 होता है। तो यहाँ पर सल्फेट कॉपर के साथ जुड़ा हुआ है तो कॉपर सल्फेट तो क्या होगा CuSO4। अब बात करते हैं अधिक क्रियाशील तत्व की। तो अधिक क्रियाशील तत्व वाला कौन है कि यहाँ पर आयरन है, क्योंकि आयरन की जो क्षमता होती है एक्टिविटी होती है वो कॉपर से अधिक होती है, क्योंकि इसका स्थान हाइड्रोजन से ऊपर आता है और जबकि कॉपर का स्थान हाइड्रोजन से नीचे आता है। तो इसीलिए इन्होंने इनका सल्फेट ले लिया, आयरन सल्फेट से मिलकर आयरन सल्फेट बनाता है प्लस कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। तो हम बात करते हैं कि एकल विस्थापन। तो एकल विस्थापन में क्या होता है कि यहाँ पर हमने ले लिया कि Fe और CuSO4। तो Fe आयरन हो गया और यहाँ पर कॉपर सल्फेट, यहाँ पर हमारा आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर विस्थापित हो गया। तो हमारा यहाँ पर एकल प्रोडक्ट बनता है, कितना, एकल उत्पाद बनता है, जबकि दूसरा उसके विलयन से विस्थापित हो जाता है। इसीलिए जहां एकल उत्पाद बनता है या सिंगल प्रोडक्ट बनता है तो वहां पर हम एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसी के बाद हमारी दूसरी रिएक्शन आ जाती है इसी में द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है, तो हम उसके तौर पर इसकी पहले डेफिनेशन के तौर पर लेंगे, फिर उसके बाद हम उसके एग्जाम्पल के बारे में आपको बताएंगे। द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक यौगिकों के आयनों अथवा मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इस प्रकार द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया के दौर पर हमने देखा यहाँ पर सिंगल उत्पाद था, एकल विस्थापन,
तो यहाँ पर एकल पदार्थ बन रहा था। इसी प्रकार द्विविस्थापन में तो हमें इस नाम से परिचित हो रहा है द्विविस्थापन, तो इसका मतलब है कि हमारे दो प्रोडक्ट बनेंगे, दो उत्पाद बनेंगे। जब दो उत्पाद बनेंगे तो हम यहाँ पर देख लेंगे NaSO4 सोडियम सल्फेट, BaCl2 बेरियम क्लोराइड। तो इसी प्रकार हम कह रहे हैं, हमने कहा है यहाँ पर कि आयनों अथवा मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा हम नए पदार्थ का निर्माण करेंगे। तो इसी प्रकार यहाँ पर आयनों की अदला बदली हो जाती है। तो विनिमय मतलब मूलक क्या होते हैं, परस्पर विनिमय, कहने का मतलब है इनके आयनों को अदला बदली कर देते हैं। अदला बदली कैसे करेंगे, तो हम देखेंगे कि चार्ज की बात करते हैं कि चार्ज क्या होता है या बैलेंसी क्या होती है। तो उससे पहले हमने लिया है सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। अब हमारा यहाँ पर बना है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो वो कैसे बनाए, तो सबसे पहले आयनों की अदला बदली करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब आयनों की अदला बदली होगी तो इस प्रकार NaCl को कनेक्ट कर लेगा और BaSO4 को कनेक्ट कर लेगा, तो जिससे एक दूसरे के आयन बदल जाते हैं। और जब आयन बदल जाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा और दोनों नए प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर NaCl बन जाता है, NaCl से क्रिया करेगा तो NaCl बन जाएगा और यहाँ पर BaSO4। तो हमारे यहाँ पर दो पदार्थ बन गए, एक उत्पाद ये बन गया और दूसरा उत्पाद ये बन गया। इसका नाम होगा बेरियम सल्फेट, और इसका नाम होगा सोडियम क्लोराइड, पहचानेंगे कैसे कि किसकी क्रियाशीलता अधिक है और किसकी क्रियाशीलता कम है। तो हम इस सीरीज में क्रियाशीलता के बढ़ते और घटते क्रम में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी भी कहते हैं, जिसमें क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम और क्रियाशीलता का घटता क्रम। तो सबसे पहले हम ऊपर से नीचे चलेंगे तो क्रियाशीलता का कौन सा होगा, घटता हुआ क्रम होगा। और जब हम नीचे से ऊपर के लिए चलेंगे तो क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम होगा। तो सबसे पहले हमारा तत्व कौन सा है, पोटेशियम। दूसरा आ गया हमारा सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो इस प्रकार ये तत्व होते हैं। और वैसे तो हमारी आवर्त सारणी में 118 एलिमेंट है। तो इस प्रकार हमने इन क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में लिया है। तो हम जब ऊपर से नीचे चलेंगे, क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है, तो हम देखेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया में चलते कैसे हैं। तो जब विस्थापन अभिक्रिया में हम चलेंगे तो देखेंगे यहाँ पर पोटेशियम। तो पोटेशियम को कोई भी नहीं हटा सकता, क्यों, क्योंकि ये पोटेशियम की क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है। पोटेशियम से नीचे जितने भी एलिमेंट है पोटेशियम सबको उनके स्थान से हटा देगा और उनके स्थान पर स्वयं जुड़ सकता है। अब बात करें सोडियम की, तो सोडियम अपने से नीचे वाले तत्वों को हटा सकता है, अपने से ऊपर वाले तत्वों को नहीं हटा सकता। इसी प्रकार कैल्शियम अपने से ऊपर वाले तत्वों को नहीं हटा सकता और अपने से नीचे वाले तत्वों को आसानी से हटा सकता है। अब बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन अपने से ऊपर वाले तत्वों से स्वयं विस्थापित हो जाता है, उन्हें विस्थापित नहीं कर सकता। जबकि अपने से नीचे तत्व कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड इनके स्थान से हटा सकता है। तो इसी प्रकार में एकल विस्थापन अभिक्रिया में मैं एक अभिक्रिया ले लेता हूं सबसे पहले कि पोटेशियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो इस प्रकार की रिएक्शन में, या क्लोराइड न लेकर खाली हमने क्या ले लिया, सोडियम ले लिया, तो पोटेशियम सल्फेट प्लस सोडियम। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि क्रियाशीलता के आधार पर यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट है और यहाँ पर Na है, तो यहाँ पर एकल विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी।
क्यों? क्योंकि ये पोटेशियम को सोडियम इसके स्थान से नहीं हटा सकता। तो हम कह सकते हैं कोई अभिक्रिया नहीं हो सकती, कोई अभिक्रिया नहीं। हमने ऐसा क्यों लिखा कोई अभिक्रिया नहीं? क्योंकि पोटेशियम का स्थान सबसे ऊपर है, उससे नीचे स्थान किसका है? सोडियम का है। इसीलिए सोडियम पोटेशियम को उसके स्थान से नहीं हटा सकता, जबकि हमारा पोटेशियम सोडियम को हटा सकता है। जैसे NaSO4 सोडियम सल्फेट प्लस पोटेशियम। अब हमारी ये रिएक्शन संभव हो सकती है क्योंकि अधिक क्रियाशीलता किसकी है? पोटेशियम की। इससे कम क्रियाशीलता किसकी है? सोडियम की। तो इसलिए कॉपर सोडियम सल्फेट विलयन से हमारा क्रिया करेगा पोटेशियम, तो हमारा क्या बन जाएगा? पोटेशियम सल्फेट K2SO4। और ये स्वयं सोडियम अपने विलयन से विस्थापित हो जाता है और ये बाहर निकल जाता है। तो इसी प्रकार रिएक्शन में हमने ये सीरीज ली है, कौन किसे हटा सकता है। तो सबसे पहले प्रिय स्टूडेंटों, आप यहाँ पे देख लेंगे एक बार बहुत ध्यान से कि कौन किसके लिए हटा सकता है। पोटेशियम अपने नीचे वाले सभी अवयवी तत्वों को हटा सकता है, पोटेशियम को कोई भी नहीं हटा सकता, क्योंकि अधिक क्रियाशील वाला कहने का मतलब है कि जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है, जिसमें अधिक क्षमता होती है, वो दूसरे को हटा सकता है। कम ताकतवर वाला तत्व अधिक ताकतवर वाले तत्व को नहीं हटा सकता। तो इसी प्रकार का कहने का मतलब है कि हमारी जब कोई रिएक्शन होगी तो रिएक्शन के तौर पर हम पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों को देखते हैं। जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों को देखते हैं जब भी हमारी रिएक्शन कंपलसरी हो जाती है। तो इसी प्रकार हमने क्या लिया, अब हम बात कर रहे हैं सोडियम की। तो सोडियम अपने से नीचे वाले तत्वों को हटा सकता है, अपने से ऊपर वालों को नहीं। तो इसी प्रकार हम अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं FeSO4 आयरन सल्फेट प्लस Zn। तो हम देखेंगे यहाँ पर रिएक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती। हमारे सामने हमने एलिमेंट्स एंड सीरीज है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी है, हम इसमें देखते हैं किसकी सचरायता अधिक है या नहीं है। तो आपको प्रिय स्टूडेंट बहुत सरल तरीका है कि इस सीरीज में एक बार देख लो कौन किसके ऊपर है और नीचे है। ऊपर वाला है तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, और नीचे है तो रिएक्शन पॉसिबल है। तो यहाँ पर देखते हैं Fe का स्थान और Zn का स्थान। तो यहाँ पर आयरन का स्थान क्या है? Zn से नीचे है और Zn का Fe से ऊपर है। तो हमारे यहाँ पर रिएक्शन पॉसिबल है, यहाँ पर ZnSO4 बन जाएगा और Fe विस्थापित हो जाएगा। ZnSO4 प्लस Fe। अब कहते हैं कि जिंक सल्फेट, यहाँ पर क्या था? आयरन सल्फेट, और यहाँ पे क्या बन गया? जिंक सल्फेट। और आयरन क्या हो गया? विस्थापित हो गया। तो इसी प्रकार हम द्वि विस्थापन अभिक्रिया में क्या करते हैं, वहां पर आयनों की अदला बदली हो जाती है। जब आयनों की अदला बदली हो जाएगी तो हम यहाँ पर देखेंगे कि AgNO3 प्लस दूसरा ले लेते हैं हम पोटेशियम क्लोराइड। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि रिएक्शनों में आयन की अदला बदली होगी, और जब आयन की अदला बदली किस प्रकार होगी तो देखेंगे कि इसमें NO3 किसके साथ चला जाएगा? पोटेशियम के, और ये Ag के साथ क्या जुड़ जाएगा? Cl जुड़ जाएगा। तो इसी प्रकार जब हमारे आयनों की अदला बदली हो रही है तो यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया की उत्पत्ति होगी, जैसे AgCl प्लस KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। अब यहाँ पर हमारे डबल प्रोडक्ट बन गए या दो उत्पाद बन गए। इसका नाम हो गया सिल्वर क्लोराइड और इसका पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसका मतलब जिसमें एकल विस्थापन में एक प्रोडक्ट बनता है, एकल उत्पाद
और द्विविस्थापन में 2 उत्पाद आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस प्रकार कितने उत्पाद हो गए? 2 उत्पाद। तो इसलिए जिसमें 2 उत्पाद बनेंगे द्विविस्थापन, और जिसमें एक उत्पाद बन रहा हो दूसरा विस्थापित हो रहा हो वहां पे एकल विस्थापन अभिक्रिया होगी।